सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी यूथ में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सीरीज में आइए आज हम बात करते हैं PIB द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स की बातें। इसमें मुख्य तो सबसे पहला लेते हैं कि अभी आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए जो है चेयरमैन का नियुक्ति की गई है और नए चेयरमैन कौन है? AK मिश्रा उसके नए चेयरमैन हैं। तो अब इनकी चयन कैसे की जाती है? इनकी चयन 5 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा की जाती है। उस चयन समिति में होते हैं कौन कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री होते हैं और गृह मंत्री होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के सभापति या स्पीकर जिसको बोलते हैं ये होते हैं। उसके बाद विपक्ष के नेता होते हैं, दोनों में विपक्ष के नेता होते हैं दोस्तों। तो ये हो गए 5 लोगों की चयन समिति रिकमेंड करते हैं जिस नाम को उसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो अब आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC। ये जो है 1993 के अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। 6 सदस्य इसमें मेंबर होते हैं, एक उसमें चेयरमैन होते हैं, 5 इसके सदस्य होते हैं। इसमें जो होते हैं एक महिला होना और SC/ST भी होना आवश्यक है दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट है टॉपिक, दूसरी टॉपिक है एम्बिएंट, ठीक है। एम्बीटैक है, क्या है दोस्तों? एम्बीटैक इंग्लिश में लिखते हैं तो एम्बीटैक। एम्बीटैक क्या है दोस्तों? ये सब एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, PT के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा, PCS में IS में। एम्बीटैक है, एम्बीटैक एक जो है ये IoT बेस्ड उपकरण है जो ये कोल्ड चैन होते हैं, कोल्ड चैन स्टोरेज के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। कोल्ड चैन मतलब कि जो भी स्टोर हाउस होते हैं उसमें टेम्परेचर जो IoT बेस पे, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके माध्यम से जो होता है ये खुद टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर वो ख़राब हो रहे हैं उसमें प्रोडक्ट या उसमें अच्छे हैं तो वो ऑटोमेटेड सारी चीज़ें हो जाएंगी, इस आधार पे की गई हैं। अब दोस्तों तो ये आता है अगला कौन शुरू किए होंगे? इसको जो है IIT रोपर के माध्यम के द्वारा ये विकसित किया गया है दोस्तों। एम्बीटैक होगा। एम्बीटैक का अगर फुल फॉर्म देखेंगे तो MB मीन्स होता है एम्बिएंट, ठीक है। एम्बिएंट मतलब परिवेश होता है, जो क्षेत्र होता है, और टैग मतलब टैग होगा वहाँ का, ठीक। तो ये चीज़ें एम्बीटैक नाम से उपकरण हो गया दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र मानव के प्रतिवेदक। संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक, स्पेशल राउटर्स जिसको बोलते हैं दोस्तों। थर्ड हो गया। थर्ड क्या है? स्पेशल राउटर्स, यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। स्पेशल राउटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवेदक, विशेष प्रतिवेदक। ये क्या है दोस्तों? ये प्रतिवेदक होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर क्या चल रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उनकी जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है भेज सकता है उनको इस चीज़ों को करने के लिए दोस्तों, वहाँ पर सिचुएशन को चेक करने के लिए। नेक्स्ट है सिनोवैक कोविड-19 वैक्सीन। याद रखिएगा 2 चीज़ें, एक सिनोवैक है, एक सिनोफार्म ने, ये 2 चीज़ें हैं। अब सिनोवैक आप बोलेंगे क्या है, तो सिनोवैक एक वैक्सीन है, सिनोवैक, और ये सिनोवैक वैक्सीन जो है सिनोवैक है ना, ये वैक्सीन ये चाइना की वैक्सीन है और ये चाइना की दूसरी ऐसी वैक्सीन है जिसको WHO ने जो है मान्यता प्रदान की है। उसके बाद है सिनोवैक फार्म, ये भी एक वैक्सीन है। ये पहली वैक्सीन थी जो चीन की थी और जिसको WHO ने मान्यता प्रदान किया था। ये चीज़ें हो गई दोस्तों। इस चीज़ों को आप PT पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा। फिर आता है एक करंट में आया है NSA, जिसको राष्ट्रकाल भी बोलते हैं या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। अब आइए कि देखते हैं NSA क्या है, कैसे है, इसको आया है ना। तो अभी क्या ये NSA कानून 1980 का है। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, ठीक है। आइए कोविड पैंडेमिक के समय में एक चीज़ देखते हैं, NSA राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ये 1980 का कानून है। ये इसलिए चर्चा में आया है कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एक
याचिका दायर की गई है। उसके तहत ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो इस कोविड महामारी के दौरान में जो सिलेंडर गैस ऑक्सीजन सिलेंडर की जो है कालाबाजारी करते हैं, उसको रखे हुए हैं, स्टोर कर लिए हैं, उसके बाद दवाएं, रेमडेसिविर से और वैक्सीन को जो ऐसी चीज़ों को रख लिए हैं या आवश्यक वस्तुओं की जो रखे हुए हैं, उनके ऊपर क्या या तो रखे स्टोर किए हुए हैं या तो उसकी कालाबाजारी करते हैं, उनके ऊपर क्या चलाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को के आधार पे उनके ऊपर मुकदमे चलाया जाए, उनकी गिरफ्तारी कर लिया जाए। तो अब आता है मुद्दा, तो भाई उन्होंने इतनी वाली बात कही है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है क्या? नहीं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका भी बोलते हैं, यूपी में आप अक्सर सुनते रहते हैं रासुका की बातें। तो इसमें क्या है, आप एक चीज़ और जानते होंगे, संविधान का आर्टिकल 22 है, ठीक है, आर्टिकल 22 आप लोग जल्दी से बताइए आर्टिकल 22 क्या है। आर्टिकल 22 के लिए है इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि निरोधक नज़रबंदी भी जिसको बोलते हैं कि अगर आपको कि कोई भी राष्ट्रीय हित के आधार पे जो है, अगर राष्ट्रीय हित के आधार पे, राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर, विदेशी देशों से संबंध के आधार पे और खाद्य मतलब सुरक्षा के आधार पर, पब्लिक आर्डर व्यवस्था के आधार पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको 1 साल तक, अधिकतम 1 सालों तक जो है बिना कानून के भी आपको गिरफ्तार में रखा जा सकता है, केस मुकदमा चलाए बिना, जिसमें 3 महीने नॉर्मल होता है। 3 महीने से अगर अधिक रखा जा रहा है तो हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी, उनके सलाह के आधार पे किया जाएगा। तो ये होगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और ये हो रहा चर्चा में दोस्तों इस आधार पे। तो ठीक है, इसके बारे में आप जानिए। इसमें एक चीज़ और है, इसमें इस समय जो होता है तो याचिका दायर नहीं होती। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो आर्टिकल 22 है या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पे, ये जो है ये समवर्ती सूची का विषय, ये अक्सर पूछता है, IAS में सवाल ऐसा पूछ लेता है, समवर्ती सूची का है, और खासकर विजन के टेस्ट सीरीज में ऐसे सवाल पूछता रहता है। तो याद रखिएगा कि इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पे दोनों लोग बना सकते हैं, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती हैं। बहुत सारी राज्य सरकारों ने कानून बना करके रखा भी है, ठीक है दोस्तों। अब एक और भी आते हैं, आइए एक चीज़ देखते हैं, IPO का ग्रे मार्केट है ना। नेक्स्ट टॉपिक है IPO का ग्रे मार्केट। IPO का ग्रे मार्केट मतलब वही बाजार, ठीक। अब IPO, इसमें 2-3 टर्म्स हैं दोस्तों, इसको आप समझिए IPO क्या है, ठीक है। इसको फुल फॉर्म में आप बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई स्टार्टअप्स है, वो जब स्टार्ट होती है वो पहले अपना जो भी शेयर जारी करती है, जो पैसे फंड जुटाने के लिए शेयर जारी करती है, उसी को आप क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं प्रारंभिक जो है पूंजी संग्रह का एक प्रावधान भी है दोस्तों। तो ये इसको बोलते हैं। अब इसका ग्रे मार्केट क्या है, ग्रे मार्केट आसान शब्दों में हमारे साथ आप समझिए कि ये ग्रे मार्केट एक अनौपचारिक व्यवस्था है। क्या है, अनौपचारिक व्यवस्था है। आप एक बात ये भी ध्यान रखें, जब भी कोई पब्लिक से पैसे कलेक्शन किया जाता है तो रेगुलेटरी बॉडी से क्या लेना पड़ता है, आपको वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। तो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी सेबी आती है, सेबी से और आपको लेना पड़ता अनुमति। अब मान लीजिए कि उससे पहले है ना, आप मार्केट में या मतलब कि फील्ड में गए ही, अगर आप पहले ही अपने ही मेंबर से, अपने ही लोगों से क्या करते हैं, शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं, तो इस व्यवस्था क्या बोलते हैं, ग्रे मार्केट बोलते हैं। इसको ओवर द काउंटर मार्केट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओवर द काउंटर मार्केट भी दोस्तों बोलते हैं, और दूसरा इसको पैरेलल मार्केट भी बोलते हैं कि आप बिना फील्ड में गए ही अपने ही मेंबर से ये पब्लिक इनिशियल मतलब ऑफर जारी करने से, इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करने से पहले ही शेयर की क्या कर देते हैं, खरीद मतलब बिक्री करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्केट हो गया ग्रे, जिसको ग्रे मार्केट भी दोस्तों बोलते हैं। अब आप बोलिए कि इसका महत्व क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। तो पहली बात होगा, अगर इसको हम करेंगे पहले ही खरीद बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेटरी बॉडी या सेबी या ऐसी संस्थाओं से बचत हो जाएगी कि हमको उनसे
नहीं। दूसरी बात, अगर विश्वास बढ़ गया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मतलब निवेश करने लगे, तो जब आप ऑफर जारी करेंगे, IPO जारी करेंगे, तो उसका रेट ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा, ये भी फ़ायदा हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, आप मास लेवल पे ज़्यादा जो है मतलब कि कलेक्शन कर सकते हैं, धन संग्रह भी कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक संगठन है 17 + 1 तंत्र, है ना, एक और है इसके बाद। ठीक है, ये पहला था दोस्तों, फिर है 17 + 1, ठीक है। ये तंत्र मतलब सिस्टम, ठीक। ये क्या है, इसको आप दूसरा भी बोलते हैं मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों का संगठन, मध्य, ठीक है, मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों का संगठन, ठीक है, देशों का संगठन, है ना दोस्तों। तो ये क्या है, जिसमें इसमें एक दो चीज़ तो आपको पता चल रहा है कि पहला एक 17 है और +1 है, इसी में खास बात होगी। तो याद रखिएगा 17 ये क्या है, मध्य और पूर्व के ऐसे, मध्य एवं पूर्व यूरोप के ऐसे 17 देश हैं जो चीन के, एक जो है चीन के नेतृत्व में जो है एक संगठन बनाए हैं, वहाँ पर निवेश, विकास और वहाँ पर परिवहन तंत्र को विकसित करने के लिए, अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए यह चीन के नेतृत्व में स्थापित किया गया एक संगठन है दोस्तों। तो इस बात को विशेष ध्यान पे रखिएगा। अब करंट में क्या है, करंट में ये है कि लिथुआनिया जो है इस सिस्टम से बाहर होने के लिए बोला है, घोषणा की है कि बाहर हुआ। तो कुछ लोगों ने ये किया कि ये लिथुआनिया का निर्णय जो था वह अमेरिका के प्रेशर में किया गया है, लेकिन लिथुआनिया गवर्नमेंट ने इस बात को क्लियर किया है कि नहीं, उसका ये निर्णय उचित है और उसने सही निर्णय लिया है। तो ये हो गया आपका IPO का ग्रे मार्केट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इतना ही आप जानिए, थोड़ा थोड़ा आप जानेंगे, मतलब कि एक कंसाइज चीज़ें आप जानिए, यही सही रहेगा। इसमें क्या होते हैं बस इतना जानिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं इसमें कब स्थापित हुआ था, क्या, ये सब पूछता नहीं है, न PT में पूछता, न कुछ, न मेंस में आपके काम आता। बस इतना जान लीजिए ये किसका है, चाइना का, किस उद्देश्य से बना है, ये अर्थव्यवस्था, परिवहन और वहाँ पर जो है विकास के लिए किया गया है ना, इतना समझ लिए। इसमें ये भी जानिए ये चाइना के एक मैकेनिकल तंत्र है जिसमें जो है यूरोप में एंट्री करने का। बस इसको आप मेंस में लिख सकते हैं, PT में भी नहीं आता। अब कब स्थापना की गई, कहाँ पर स्थापना की गई, ये सब बैच की चीज़ होती, कहीं पूछता नहीं है, ठीक दोस्तों। इसके बाद आता है नेक्स्ट, आप देखिए नेक्स्ट है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, ठीक है। माता पिता, याद रखिएगा दोस्तों, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, ठीक है। भरण पोषण तथा कल्याण, हाँ, भरण पोषण तथा कल्याण। एक चीज़ दोस्तों आप जानते होंगे कि अक्सर आप न्यूज़ में अपडेट में रहते होंगे, तो उसमें एक चीज़ देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बार बार ऐसा निर्णय दे देती है कि किसी बेटे ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, उसको खाना मतलब नहीं दे रहा, तो पिताजी ने मकान से ही बाहर कर दिया, उसने दावा किया सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी पिता के पक्ष में दिया। ये सब निर्णय कैसे होता है, किस आधार पर होता है ना भाई। ये भी आप सुनते होंगे कि कोर्ट ने ये अधिकार दे दिया कि आपको जेल हो जाएगी अगर माँ बाप को आप नहीं देंगे उनके महीने का खर्चा। ये सब किस आधार पर होता है, तो यही ये कानून है माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 का। 2002 या 3 का एक पॉलिसी भी बनाई गई थी इनके लिए दोस्तों, तो उसी आधार पर फिर एक कानून लाया गया। इसके तहत इस कानून में क्या प्रावधान किया गया, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि सरकार जो है जिले स्तर से लेकर जिले स्तर पे, उसके बाद राज्य स्तर पे, फिर देश स्तर पे, इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे भी जगह पे जहाँ पर सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्थापित किया जाना चाहिए, वहाँ पर वृद्धाश्रम स्थापित किए जाएंगे। वृद्धाश्रम ऐसे बुजुर्ग के लिए किए जाएंगे जिनके या तो बेटे नहीं हैं या आगे बेटे या उनके पोते नहीं हैं, या वो बाहर रहते हैं, या ऐसी परिस्थितियों में सरकार या वहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी निर्धारित कर सकती होगा, ठीक है। तो ये होगा। अब आता है कि कर्ण में क्या न्यूज़ है, कर्ण में ये न्यूज़ है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये बोला है कि कर्नाटक सरकार ने
इस कानून को लागू करने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, ये जिसकी वजह से समस्याएं हो रही हैं। बुजुर्गों के लिए आश्रम नहीं खोले गए, वृद्धाश्रम नहीं खोले गए हैं, ये हुआ करंट में दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कौन सा टॉपिक है। आगे है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इस पॉइंट को आप ध्यान में थोड़ा दोस्तों रखिएगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्यों? क्योंकि ये आज के डेट में कोविड के समय बहुत ही ज़्यादा ये मतलब कि कई चीज़ों से जुड़ करके इंटरलिंक है। बाल अधिकार संरक्षण दोस्तों, राइटिंग थोड़ी सी हमारी ऐसी है, गड़बड़ है, इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कर लेंगे। आप लोग पढ़ लीजिए या आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा, बालक के अधिकार का संरक्षण करेगा। तो अधिकार में बालक के अधिकार क्या होगा, आप तो फटाफट बताइए दोस्तों। तो फटाफट आप लोग बताइए। ठीक है, रमेश बताइए। हाँ, रमेश का जवाब आ गया। महेश, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग ऐसे ही देते रहिए। पहले देखिए खेल का, ठीक है, खेल का उनका अधिकार हो गया। उसके बाद देख रेख संरक्षण, अभिभावक का, मामा मम्मी पापा के बीच झगड़ा चल रहा तो बच्चे क्या करें, बच्चे को तो उनका मिलना चाहिए ना अधिकार, उनको तो मम्मी पापा दोनों का प्यार मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद उनके भरण पोषण का अधिकार होना ही चाहिए, है ना। उनके विकसित होने का अधिकार, उनके शिक्षा का अधिकार, है ना, भोजन का अधिकार, ये सब बाल अधिकार में आ जाते हैं। तो अभी ये मुद्दा क्यों आया, हम न्यूज़ में आज क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस कोविड के दौर में जिनके ऐसे बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके माँ या बाप या दोनों लोग कोविड की वजह से डेथ हो गई है, आप सोचिए उन बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगा। इसके लिए सरकार जो है इस कानून के तहत, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत, ठीक है, प्रावधान कर रही है। पहले इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया? पहला तो पीएम केयर फंड्स, ठीक है, पीएम केयर फंड से जो है ऐसे बच्चे के लिए 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए निर्धारित किया गया है कि उनको पैसे दिए जाएंगे, उनके शिक्षा के लिए, उनके आगे की पढ़ाई लिखाई खर्चे के लिए दिए जाएंगे 10 लाख का, ठीक है। एक चीज़ और है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है और उसने सरकार को ऑर्डर दिया, तो सरकार ने चीज़ें किया। बाल स्वराज, एक चीज़ और याद रखिएगा, बाल स्वराज, दोस्तों बाल स्वराज, बाल स्वराज्य। यह बाल स्वराज्य क्या है? एक पोर्टल है। यह ऐसा पोर्टल है जिस पे ऐसे बच्चों की जानकारी उपलब्ध होगी, ठीक है। बच्चों के लिए, इन अधिकारों के लिए एक पोर्टल है और कंप्लीट इस पे क्या होगी, ये मतलब की जानकारी उपलब्ध होगी, डाटा और आंकड़े उपलब्ध होंगे। ये बाल अधिकार मतलब कि बाल स्वराज्य पोर्टल होगा। ये क्या है? ये 2006 बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2006 में इसका गठन किया गया था, एक कानून के माध्यम से किया गया है। इसका मतलब यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। नेक्स्ट आइए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है H10N3 बर्ड फ्लू। इसमें आप समझते हैं बर्ड फ्लू बार बार आता होगा, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता है तो ठीक है, ठीक है। बर्ड फ्लू, ठीक है। बर्ड फ्लू सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आप H1N1 सुने होंगे, आज जो है पहली बार सुन गए H10N3, है ना दोस्तों। तो ये सब क्या है? बर्ड फ्लू मतलब कि पक्षियों में होने वाला फ्लू मतलब बुखार, इन्फ्लुएंजा एक तरह का, है ना। ये क्या है? एक वायरस बीमारी है। कौन सा है? वायरस बीमारी है। वायरस से ये स्प्रेड करती है, मतलब कि ये कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रमण फैलाती है ना, एक दूसरे से होती है। तो पहली बात तो अब ये ना चीज़ आ गया, वायरस से होती है तो कैसे कैसे फैल सकता है? उनके मल से, मूत्र से, उनके पंख से, उनके फर से। वो कोई फलों को खा लेती हैं, कोई सब्जियों को खाती हैं, चिड़िया बैठ जाती हैं, तो उनसे भी ये सब इंसानों में भी आ सकता है। लेकिन इंसानों में ध्यान रखिएगा वो कम होती हैं, आप पक्षियों में ज़्यादा हैं, नहीं उनको ज़्यादा हार्मफुल करती हैं। लेकिन याद रखिएगा इंसानों में भी। अभी तक तो आप अलग अलग वेरिएंट सुन रहे थे, स्ट्रेन सुन रहे थे, एक नया वेरिएंट आया है H10N3। यह जो है पहला ऐसा देखा गया है, चाइना
चाइना में हुआ है और इसकी वजह से पहली मृत्यु चाइना में हुई है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में एक चीज़ आया होगा ये H10N3 क्या है। तो यह H3N3 वेरिएंट है। आपको इस दिमाग में आता होगा, आप बहुत सुन रहे होंगे कोविड में वेरिएंट स्ट्रेन है ना, ये कोविड का नया वेरिएंट है, कोविड का नया स्ट्रेन, ये सब क्या है दोस्तों, ये सब बस इतने आप समझिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखे होंगे गुलाब का फूल अलग कलर का, जनरली पिंक होता है, आप वाइट भी देखे होंगे, एक आध थोड़ा और भी उससे डिफर देखे होंगे। इसको आप क्या बोलते हैं, क्यों होता है ये, उसकी ये वैरायटी है, एक प्रकार है। इसी तरह उस वैरायटी को बायोलॉजी की भाषा में स्ट्रेन या वेरिएंट बोलते हैं ना, ये उसकी भाषा हो गई। अब वो होता किस आधार पे हो, कैसे होगा, अगर वो वाइट हो गया गुलाब पिंक की बजाय तो कैसे हुआ होगा, कोई जेनेटिकली चेंज हुआ होगा ना, तब तो हुआ होगा ना दोस्तों। तो वैसे इनमें भी जेनेटिकली चेंज होता है। तो वो वायरस और बैक्टीरिया के केस में किस पे होता है, प्रोटीन बेस्ड होता है। क्या उसको हम बोलते हैं, प्रोटीन बेस्ड होता है ना। तो उन्हीं प्रोटीन के, जिस प्रोटीन के कारण अलग अलग उसमें वेरिएशन परिवर्तन हो जाते हैं, उसी आधार पे हम नया वेरिएंट घोषित करते हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा के केस में यह क्या है, H10, ठीक है दोस्त, H10 और N3 ये क्या है, ये एक प्रकार का प्रोटीन है। इस प्रकार का वेरिएंट जिसमें ये प्रोटीन आया उसी को आप क्या बोलते हैं, H10N3। ऐसे H1N1 ये सब क्या है, अलग अलग वेरिएंट हो गए, उसमें ये हो गया। ऐसे ही कोविड की भी केस में होते हैं, कोरोना वायरस में भी यही वेरिएंट का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये रहा टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए से दोस्तों। और कल फिर मिलते हैं सुबह सुबह, हर दिन मिलते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।